अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सारे जो भी नाजरीन हैं जो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस एक टॉपिक में हमारे साथ जुड़े और शामिल हुए, और सारे स्पीकर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो आज जो हम एक टॉपिक में बात कर रहे थे और ये जो सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज किया, इसका एक मकसद ये था कि हम चाहते थे कि और एक गुजरात ना हो। इस वजह से इस इशू पर, इस टॉपिक पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग इसके बारे में बात करना बंद कर देंगे तो और बहुत सारे गुजरात मुल्क के अंदर हो सकते हैं। तो ये ऐसा एक वाकया, ऐसा एक जेनोसाइड और एक बार नहीं होना, इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे एक इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कशन हो। दूसरा चीज देखिए, 2002 में जब ये गुजरात का जेनोसाइड हुआ था, सब लोग शॉक हो गए थे। देश शॉक हो गया था। वो इसलिए क्योंकि लोगों ने सोचा था कि एक दंगा है। इंडिया में इससे पहले बहुत सारे दंगे होते थे, जैसे 1961 में जबलपुर दंगे हुए थे जिसमें 400 लोगों की जानें गई थी। अहमदाबाद हुआ था 1969 में जिसमें 660 लोगों की जान गई थी। भिवंडी हुआ था 1970 में जिसमें 164 लोगों की जान गई थी। जमशेदपुर हुआ था 1979 में जिसमें 120 की जान गई थी। मुरादाबाद हुआ था 1980 में जिसमें 2500 लोगों की जान गई थी। दिल्ली हुआ था 1983 में जिसमें 3000 से 5000 लोगों की जान गई थी। बॉम्बे दंगे हुए थे, बहुत सारे दंगे हुए थे। और जब गुजरात का दंगा हुआ, सब लोगों ने सोचा कि ये भी उसी तरीके का एक दंगा होगा। लेकिन जब उस गुजरात जेनोसाइड के बारे में जब लोग स्टडी करना शुरू किए, स्पेशली जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट वहां पर एक दंगा कवर करने करके सोच के गए थे, जब वो लोग वहां पर गए, उन्हें पता चला कि ये एक दंगा नहीं है बल्कि एक जेनोसाइड है। और फर्क ये है कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया। इससे पहले भी बहुत सारे दंगे होते थे, लेकिन गुजरात का जो था वो दूसरे दंगों जैसा नहीं था। इसको जिस तरीके से प्लान किया गया था, जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था, वो इंपॉर्टेंट था। जी, कितने लोगों की जान गई आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा वाकया है। फॉर एग्जांपल आप ले लेंगे दिल्ली, अगर आप ले लेंगे दिल्ली के अंदर जो है, ऑफिशियल फिगर्स में आता है कि 3000 से 5000, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स में 10,000 तक जाता है। अगर वो हिसाब में देखेंगे तो गुजरात दंगों में दिल्ली के उतने लोग नहीं मरे, तो फिर भी गुजरात को जेनोसाइड कहते हैं और दिल्ली को राइट्स कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से ये किया गया वो इंपॉर्टेंट है। जिस एंगल से, जिस तरीके से प्लान किया था वो अलग था, और हमें उस बारे में देखना है कि ये जेनोसाइड था। लोग जानते हैं कि ये गुजरात का जो जेनोसाइड था, ये किसी एक फ्रिंज ग्रुप ने नहीं किया था। इसके पीछे आरएसएस था, इसके पीछे संघ परिवार था, वो इसके इंजन थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरएसएस इन्वॉल्व नहीं था। जैसे मुझसे पहले अभी दानिश साहब ने कहा कि ऐसे लोग जिनका आपस में कभी झगड़ा नहीं हुआ था, ऐसे लोग जो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे, जिनका आपस में पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो इतने एक एक हैवानियत में आप चले जाते हो कि आप ऐसे ऐसे काम करते हो जो इंसान कभी सोच नहीं सकता, वैसे काम आप कर लेते हो। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ, ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ। इसके पीछे जो है एक एग्जीक्यूशन चला, और वो गुजरात को अलग करता है दूसरे दंगों से। लोग समझते हैं कि 2002 में गोधरा के वजह से गुजरात हुआ। मैं आज यहां पर कहना चाहता हूं कि अगर गोधरा नहीं होता तो भी गुजरात जेनोसाइड होता। गोधरा वाकयात हो, उन्होंने एक ट्रिगर के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन ये पॉइंट में पूरे एक भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर गोधरा इंसिडेंट नहीं होता तो भी गुजरात जैसा एक जेनोसाइड होता। क्योंकि ये गुजरात जेनोसाइड का प्रिपरेशन जो है 2002 में नहीं था, बल्कि 1998 से शुरू हुआ था। 1998 से, जब से वहां पर बीजेपी ने वापस गवर्नमेंट बना लिया था, उस वक्त से हम देख रहे थे एक वेरी हाई स्केल पोलराइजेशन हो रहा था। आजकल आप लोग देखते होंगे कि एक जेनोसाइड के बारे में बहुत बातें चलती हैं कि जेनोसाइड में अलग अलग स्टेजेस होते हैं। 1998 के बाद गुजरात में आपको ये सारे स्टेजेस नजर आएंगे। किस तरीके से वहां पर प्रिपरेशन हुआ करता था 1998 से। 1998 से वीएचपी और बजरंग दल को इस्तेमाल कर कर आरएसएस ने वीएचपी और बजरंग दल के थ्रू जो है एक लार्ज स्केल पोलराइजेशन का काम किया था, जिसमें नौजवानों को, आदिवासियों को और बिजनेस ग्रुप्स को, औरतों को, अलग अलग लोगों को उन्होंने एक 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 पोलराइजेशन का कैंपेन उनके अंदर किया था। ये 1998 से 2002 तक चला। इसको अलग अलग तरीके से किया जाता था। जो शाखाएं होती हैं, जो यूनिट मीटिंग्स होते हैं, उस यूनिट मीटिंग्स के अंदर स्पेसिफिकली
एक हेट कैंपेन चलाया गया था। यानी इंडिया के अंदर और गुजरात के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम का रीजन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स है। इंडिया में आज तक जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो सारे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से हुआ है। इस तरीके का एक एजुकेशन मुसलसल शाखाओं के थ्रू, पब्लिक प्रोग्राम्स के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू हर जगह दिए जाते थे। मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो धार्मिक स्थल थे उन धार्मिक स्थलों को भी हाईजैक किया गया था। लोग टेम्पल्स को जाते थे कुछ सत्संग सुनने के लिए या कुछ अच्छी बातें सुनने के लिए, लेकिन वहां पर भी वीएचपी का एक एजेंडा वहां पर चलता था। वहां पर चाहे स्पीकर कोई भी हो, लेकिन वो कंटेंट जो है वीएचपी जो कंटेंट देता था वो कंटेंट वहां पर बोल रहे थे। तो एक मुसलसल एक हाई लेवल का एक पोलराइजेशन हो गया था और वो उबल रहा था। आप लोग जानते हैं कि प्रेशर कुकर किस तरीके से काम करता है कि एक लिमिट होता है, उस लिमिट के बाद वो फट जाता है। उसी तरीके से एक वॉल्केनो 4 साल से बन रहा था और वो फुटने के लिए इंतजार में था, और वही टाइम पर एक इंसिडेंट बताया गया जिसको गोधरा कहते हैं। लेकिन अगर वो इंसिडेंट नहीं होता तो भी ये जेनोसाइड होता। इसमें अगर आप देखेंगे डेमोनाइजिंग ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी 4 साल मुसलसल चला था। डेमोनाइजिंग का मतलब होता है एक कौम के खिलाफ आप इतना नफरत पैदा करो कि वो इंसानी नहीं है, वो इंसानी नहीं है, वो सारे प्रॉब्लम के जड़ है। ये एक डेमोनाइजेशन चला था। इसमें बताया जाता, स्पेशली औरतों का एक किया जाता था कि आप लोग मेरे से पहले अलग अलग स्पीकरों ने कहा कि गुजरात दंगों में मुस्लिम औरतों के अगेंस्ट बहुत क्राइम हुआ। ऐसा ऐसा क्राइम हुआ जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था और देखा नहीं था, वैसे क्राइम्स हुए। ऐसा क्राइम होने की वजह इसलिए थी क्योंकि मुसलसल ऐसा एक एजुकेशन दे रहे थे कि मुगलों के जमाने से या फिर गजनी महमूद के जमाने से जो जो मुसलमान यहाँ पर आए और उन्होंने ऐसा एजुकेशन दिया जाता था कि उन्होंने स्पेसिफिकली हिंदू औरतों को टारगेट किया और उसका बदला लेना है। और आप देखते हैं ये नफरत इस तरीके से दिमाग में भरी गई थी, इस वजह से ये गुजरात जेनोसाइड के वक्त स्पेसिफिकली उन्होंने टारगेट औरतों को किया। ये जो इतने साल का जो एक गुस्सा था जो इनके अंदर डाला गया था, उसका उन्होंने एक रिवेंज लिया जैसा उन्होंने उसका इजहार किया था। और आज आप देखेंगे ये जो गुजरात राइट्स के बारे में हम लोग, ये गुजरात जेनोसाइड के बारे में जो सिचुएशन 1998 से लेकर 2002 तक था और उसका रिएक्शन हमने देखा, मैं उसके डिटेल में नहीं जाता। मेरे से पहले सारे स्पीकरों ने गुजरात राइट्स में क्या क्या हुआ, आपको जेनोसाइड में क्या क्या बताया, तो मैं लेकिन ये बताता हूँ कि ये जो 4 साल 98 से लेकर 2002 तक गुजरात में जो जो चला आज पूरे इंडिया में चल रहा है। सेम सिचुएशन पूरे इंडिया के अंदर आज आप देख रहे हैं, और वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो सिचुएशन किस तरीके से एक रुख ले सकता है। देखिए, एक तो था एक दंगे, एक जेनोसाइड होना। जितना डैमेज गुजरात के जेनोसाइड ने किया उससे ज्यादा डैमेज उस जेनोसाइड के बाद इंडिया का जो एक रिएक्शन होना चाहिए था, उस रिएक्शन ने उससे बड़ा डैमेज किया। रिएक्शन का मतलब हमारे मुल्क में रहने वाली जो सिविल सोसाइटी है, हमारे मुल्क में रहने वाले जो अपोजिशन पार्टीज है, हमारे मुल्क का जो जुडिशरी है, हमारे मुल्क का जो मीडिया है, हमारे मुल्क का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, इन सारे लोगों का जो रिएक्शन था पोस्ट 2002 गुजरात जेनोसाइड, उसने उस जेनोसाइड के उतना ही डैमेज किया। उसका मिसाल ये है कि आप देखिए, इंडियन स्टेट की एक जिम्मेदारी थी, इंडिया का स्टेट का एक जिम्मेदारी था कि इंसाफ दिलाना, उन्हें इंसाफ दिलाना चाहिए था, लेकिन स्टेट ने वो इंसाफ दिलाने का काम नहीं किया। 10 साल जो है एक नॉन बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में थी। 10 साल में बहुत कुछ कर सकते थे, 10 साल में इंसाफ दे सकते थे, लेकिन 10 साल में क्या किया? 10 साल में कुछ भी नहीं किया गया, पॉलिटिक्स किया गया। यहां तक कि आप जानते हैं कि जो बैनर्जी रिपोर्ट आया रेलवे का, वो बैनर्जी रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट था। उस रिपोर्ट को एक लीगली इस्तेमाल करने की जगह यूपीए गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली इस्तेमाल किया। बहुत ही रॉन्ग टाइमिंग में उस रिपोर्ट को इशू किया किसी एक दूसरे स्टेट के इलेक्शन में उसका फायदा उठाने के लिए, इंसाफ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। यानी 10 साल इंडियन स्टेट की जो जिम्मेदारी थी वो इंडियन स्टेट ने नहीं निभाया, जिसके वजह से गुजरात जेनोसाइड जैसा ही प्रॉब्लम ये पोस्ट गुजरात जेनोसाइड के रिएक्शन की वजह से हुआ। दूसरा चीज आप देखेंगे, मीडिया। देखिए, ये वही मीडिया थी जो नरेंद्र मोदी को ये गुजरात जेनोसाइड का रिस्पॉन्सिबल समझती थी, लेकिन 2012-13 से यही मीडिया उनको एक विकास पुरुष की तरह प्रमोट करना शुरू कर दी। यानी आपने ही तो रिपोर्ट किया था, किसी और ने रिपोर्ट नहीं किया था, आपने तो रिपोर्ट किया था
कि ये पूरे जेनोसाइड में नरेंद्र मोदी का एक सेंट्रल रोल है। आपने ये रिपोर्ट किया था कि अमित शाह का एक रोल है, आपने ये रिपोर्ट किया था कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स का एक रोल है, और 2012-13 में यही मीडिया नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दी। ये सबसे बड़ा नुकसान था। देखिए, जेनोसाइड में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसको कहते हैं सेलिब्रिटी। लोग जानते हैं कि लोग कहते हैं कि जेनोसाइड में 10 स्टेज होते हैं, एक 11वां स्टेज भी होता है। वो 11वां स्टेज होता है कि जो लोग जेनोसाइड करते हैं वो तो 10वें स्टेज में कहते हैं डिनाइल कि हमने कभी जेनोसाइड किया ही नहीं, लेकिन लोग जानते हैं कि उसने किया और उसको सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरीके से बोस्निया में मिलोसेविच आज भी कहता है कि हमने जेनोसाइड नहीं किया, लेकिन सारे लोग मिलोसेविच से सर्बियंस मोहब्बत सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि मिलोसेविच ने वो जेनोसाइड किया। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी तो अलग अलग चीज एक ड्रामे की बात करेंगे, लेकिन आज भी आप जानते हैं एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो नरेंद्र मोदी के साथ है, जो 2003 में जिन्होंने उसको वोट दिया, 2008 में जिन्होंने उसको वोट दिया, वो कोई विकास के लिए वोट नहीं दिया, वो इसीलिए वोट दिया क्योंकि वो जानते थे कि इन्होंने जो 2002 में किया वो ठीक था, इसीलिए उन्हें वोट दिया। यानी ये जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ द कल्प्रिट्स है ये आज हो रहा है, और ये उतना ही नुकसानदेह है जितना 2002 का जेनोसाइड था। उसके साथ अगर आप तीसरा देखेंगे, हमारी जुडिशरी, इन सारे लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक एक कर हर कोई स्कॉट फ्री, हर कोई फ्री घूम रहा है। जिन लोगों को सजा भी हुई थी उनको भी आप देखते हैं कि किस तरीके से टेक्निकल रीजंस को निकालकर उनको भी बाइज्जत बरी किया गया। माया कोदनानी के बारे में हम लोग जानते हैं, बाबू बजरंगी जानता है, बेल में बाहर है, और कितने, ये तो बड़े बड़े मछलियां हैं, और कितने ऐसे लोग रहेंगे जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे लेकिन उनको कुछ भी नहीं किया गया। अब इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि एक मैसेज दिया जाता है कि देखिए, जिन लोगों ने 2002 का गुजरात राइट्स किया उनको हमने प्रोटेक्ट किया, जिन्होंने इतना बड़ा एक जेनोसाइड किया उनको आपने प्रोटेक्ट किया, आगे भी अगर कुछ होगा हम प्रोटेक्ट करेंगे। एक रोल मॉडल है, और वही पॉलिटिक्स आप देखें आज पूरे इंडिया में हो रहा है। ये जितने भी अलग अलग स्टेट्स अगर आप देखेंगे जहां पर आज ये कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कर्नाटक ले लीजिए जहां पर बुम्बई एक गेम खेल रहा है, या फिर मध्य प्रदेश ले लीजिए जहां पर चौहान एक गेम खेल रहा है, या फिर आसाम आप देख लीजिए जहां पर विश्व शर्मा एक गेम खेल रहा है, या यूपी देख लीजिए जहां पर योगी एक गेम खेल रहा है। कर क्या रहे हैं लोग? ये सब लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर अगर एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल मॉडल है तो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल मॉडल है, जो नरेंद्र मोदी ने किया था गुजरात में, और उसके बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक स्टेट से जाके इंडिया के टॉप पोजीशन पे पहुंचा, तो ये सारे चीफ मिनिस्टर, चाहे वो योगी हो, चौहान हो, विश्व शर्मा हो, ये सब लोग वही रिपीट करना चाहते हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं ये सारे चीफ मिनिस्टर आपस में एक दूसरे से कंपीट करते हैं कि सबसे बड़ा एंटी मुस्लिम कौन है। अगर मध्य प्रदेश एक कानून लेके आता है तो योगी उससे बड़ा एक कानून लेके आता है। योगी एक कानून लेके आएगा तो कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर ले गया कि मैं हिजाब को ही बैन कर दूंगा, बता रहा है। वहां पर आप देखेंगे आसाम में वो बांग्लादेशी बोल के पूरे मुसलमानों को वहां पर बेघर कर रहे हैं। यानी इनके बीच में एक जेनोसाइड मेंटेलिटी, ये सारे बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स और फ्यूचर पॉलिटिशियंस इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि 2002 में इतना बड़ा एक जेनोसाइड करने के बाद भी नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं हुआ, उसके बदले उन्हें सेलिब्रेट किया गया और इंडिया का टॉप पोजीशन दिया गया। तो अगर हमें भी इंडिया का टॉप पोजीशन चाहिए तो हमें भी वही करना है जो नरेंद्र मोदी ने 2002 में गुजरात में किया, और वही इंडिया में रिपीट हो रहा है, और बड़ा डेंजरस, ये बड़ा डेंजरस है। तो मैं वापस उस बात को रिपीट करता हूं कि जितना डेंजरस 2002 का गुजरात जेनोसाइड था, उतना ही डेंजरस पोस्ट जेनोसाइड रिएक्शन भी था, और वो रिएक्शन आज हम लोग पूरे इंडिया के अंदर देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क आज इस हालत में हो गया है। देखिए, आज जेनोसाइड जो है छुपाने वाली बात नहीं है। एक जमाना था लोग बोल रहे थे कि जेनोसाइड होगा नहीं होगा, इस तरीके की बातें हो रहे थे, लेकिन आज देखिए धर्म संसद करके ओपनली वो लोग बोल रहे हैं। और जेनोसाइड में जो है ग्लोबल एजेंसीज ने भी, जैसे ग्लोबल जेनोसाइड वॉच है और अलग अलग संगठनों ने भी ये कहा है कि इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर जेनोसाइड के जो 10 स्टेज हैं, उन 10 स्टेज में अलग अलग लेवल पर लोग पहुंच चुके हैं। मैं वो सारे स्टेजेस बताने के लिए मुझे वक्त नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं उसमें थोड़े इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसमें सबसे बड़ा जो फर्स्ट स्टेज होता है, जिसको क्लासिफिकेशन का स्टेज कहता है, क्लासिफिकेशन के स्टेज में यह होता है कि हम और आप
यानी पूरी की पूरी सोसाइटी को दो हिस्सों में बांटा जाता है, वी एंड दे। इस तरीके से जर्मनी में यहूदियों को दे कहा गया था, बोस्निया में बोस्नियक मुस्लिम्स को दे कहा गया था, इस तरीके से रवांडा में तुत्सी कम्युनिटी को दे कहा गया था। आज आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर मुसलमानों को द अदर, दे बनाया गया है। वो हम नहीं है, हमारे में से नहीं है, वो अलग है। आप यहाँ वाले नहीं हो, पाकिस्तान चले जाओ। अब हमारे मुल्क में क्यों रहते हो? आपको यहाँ पर आजादी चाहिए, जाओ दूसरे मुल्क में जाओ, हमारे मुल्क में मत रहो। इस तरीके की जो बातें कह रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन का प्रोसेस ऑलरेडी इंडिया के अंदर चला गया है। सिंबलाइजेशन का प्रोसेस भी जो एक बड़ा स्टेज है, इसी को सिंबलाइजेशन कहते हैं, वो भी आपको नजर आ रहा है। यानी मुसलमानों से जुड़े जो जो सिंबल है उसके खिलाफ नफरत। ये जो हिजाब का मामला चल रहा है क्या? देखिए अफसोस हो रहा है, इतने सारे बेवकूफ हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर है। चंद लोग अपने आप को बड़ा बड़ा लीडर और इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हिजाब का इशू क्या है। वो लोग आज भी कह रहे हैं भाई हिजाब निकाल के चले जाओ ना। भाई ये हिजाब का मामला नहीं है, ये मामला मुस्लिम्स के सिंबल्स को डिवनाइज करने का मामला है। आपको हिजाब से नफरत लोगों के दिलों के अंदर लाया जाता है। आप हिजाब पहनना बंद कर दो, कल आजान से आएगा। आप आजान देना बंद करो, कल नमाज से आएगा। अब नमाज पढ़ना बंद कर दो, हलाल से आ जाएगा। ये ऐसे ऐसे सिंबल्स को लाएंगे, उस सिंबल्स के खिलाफ नफरत पैदा किया जाएगा। वरना आप देखिए, पहले जमाने में आपने देखा होगा कि अलग अलग रेलवे स्टेशन पे मुसलमान नमाज पढ़ते थे, ट्रेन में नमाज पढ़ते थे, एयरपोर्ट में नमाज पढ़ते थे, किसी को प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि एक आदमी अपने रब के सामने नमाज पढ़ रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम। लेकिन आज आप देखिए, ऐसा एक सिंबलाइजेशन का एक फेज इंडिया के अंदर कंप्लीटली एस्टेब्लिश कर दिया गया है कि एक नमाज पढ़ते हुए मुसलमान को देखते ही नफरत आ जाता है। एक हिजाब पहनी, बुर्का पहनी हुई एक लड़की को देखते ही नफरत है। क्यों आ रहा है? वो खुद पहन रहे ना, आपको थोड़ी पहना रही है। वो खुद पहन रही है, वो नमाज खुद पढ़ रहा है, आपको तो नहीं पढ़ा रहा है। वो अज़ान अपने मस्जिद में दे रहा है, आपके घर में नहीं दे रहा है। वो हलाल अपने होटल में दे रहा है, आपको जबरदस्ती हलाल खाने पर मजबूर नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी नफरत। ये सिंबलाइजेशन है और लोगों को समझना है इसको। हिजाब इशू, हिजाब निकाल के चले जाओ ना, क्या होगा? उड़पी का इशू, उड़पी में ही रख दो, उड़पी के बाहर आने मत दो। ये बेवकूफों की बातें आप मत सुनिए। ये कोई उड़पी का इशू नहीं था, ये कोई कर्नाटक का इशू नहीं था। ये पूरे इंडिया में मुस्लिम्स का सिंबलाइजेशन और मुस्लिम सिंबल्स के प्रति नफरत फैलाने का एक मकसद था, जो अगर उड़पी में होता नहीं होता तो भी होने वाला था। ये तो इन बेवकूफों की बात आप मत मानिए। उसमें और एक इंपॉर्टेंट फेज जो है, जिसको डिह्यूमनाइजेशन कहते हैं। डिह्यूमनाइजेशन मतलब आप इंसानी नहीं हो। इसलिए आज देखो, लोग मर रहे हैं, जान जा रहे हैं, फिक्र ही नहीं। आप मर रहे हैं, यू डिजर्व टू डाई। आपका लिंचिंग हो रहा है, यू डिजर्व टू डाई। वहां पर आसाम के अंदर एक आदमी को गोली मार दी, गोली मारने के बाद उसके डेड बॉडी के ऊपर एक आदमी जम मार रहा है। वो जम मारना प्रॉब्लम नहीं है, इससे पहले भी आसाम में बहुत सारे पुलिस एनकाउंटर्स हुए हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? वो एनकाउंटर को जस्टिफाई किया गया कि यू डिजर्व, दैट पर्सन डिजर्व, ही वाज अ ब्लडी बांग्लादेशी। ये बताया गया, ही वाज अ बांग्लादेशी, डिजर्व टू डाई। वो दीमक है, वो मरना है करके ये बात, ये प्रॉब्लम है। और ये डिह्यूमनाइजेशन आज चल रहा है। लड़कियां हिजाब पहन रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थियरी। लोग सीए के खिलाफ बात कर रहे हैं, आईएसआई। ये क्या चल रहा है? ये डेमोनाइज कर रहे हैं। आप इंसान ही नहीं हो, आपको इंसान हक नहीं है। ये एक फेज मुल्क के अंदर चल रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्गेनाइजेशन। पहले सिर्फ आरएसएस था, पहले ये सारे बातें सिर्फ आरएसएस करता था, आज सिर्फ आरएसएस नहीं करता। आज अगर आप देखेंगे ये बातें, उन्होंने अलग अलग ऐसे संगठन बनाए हैं जो बात डायरेक्ट आरएसएस ऑफिशियल बोल नहीं सकता, लेकिन वो बात हजारों और लाखों ऐसे संगठन उन्होंने बनाए जो करते हैं। जो काम आरएसएस ओपनली नहीं कर सकता, वो दूसरों के थ्रू करा रहे हैं। क्योंकि आरएसएस को अमेरिका में भी काम करना है, आरएसएस को यूके में भी काम करना है, आरएसएस को साउथ अफ्रीका में भी काम करना है, आरएसएस को सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर में भी काम करना है। तो सब चीज नहीं बोल सकते, इसीलिए इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के अंदर क्रिएट किए हैं और इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वो काम किया जाता है जो आरएसएस ओपनली नहीं कर सकता। ये ऑर्गेनाइजेशन का फेज है। ऑर्गेनाइजेशन का फेज उसका मतलब ये होता है कि एक कम्युनिटी के हर एक आदमी को समहाउ और द अदर ऑर्गेनाइज करो, उसको एक सिस्टम के अंदर लेके आओ। और आज हम देख रहे हैं आरएसएस एक सिस्टम बनाया जिसको मॉडल विभाग कहता है। मॉडल विभाग का मतलब यह होता है कि अगर ऐसा एक आरएसएस का विभाग, उनके स्ट्रक्चर में एक विभाग होता है, वहां पर हर एक आदमी कहीं ना कहीं से आरएसएस से जुड़ा होना, या तो आरएसएस का मेंबर होना, या तो वीएचपी का, या तो बजरंग दल का, या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ का होना चाहिए, या दुर्गा वाहिनी का होना चाहिए। किसी ना किसी का मेंबर वहां पर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन आज चल रहा है।
उसमें और एक इम्पोर्टेंट फेज जो चल रहा है वो एक प्रिपरेशन का, आप जानते हैं वेपन्स सप्लाई जो हो रहे हैं, ये जो त्रिशूल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, तलवारों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, क्या है ये? प्रिपरेशन है। रवांडा में भी ऐसा ही हुआ। रवांडा में जेनोसाइड से पहले हर एक घर के अंदर मैचेट्स अवेलेबल थे, हर एक घरों के अंदर, हर एक स्पोर्ट्स क्लब के अंदर, हुतू कम्युनिटी के हर एक जो भी सेंटर्स थे उन सेंटरों में वेपन्स और तलवार और गन को रखा गया था। आज वही हो रहा है, ओपनली कहा जा रहा है कि तलवार इतने रेट में मिल रहा है। गुजरात में भी आप लोग जानते होंगे कि 1998 से लेकर 2002 तक गुजरात में 350 रुपए को तलवार बिकती थी। वीएचपी ऑफिशियली 350 रुपए को तलवार सप्लाई करती थी, तलवार और त्रिशूल सप्लाई करते थे। अपने बच्चों को नहीं देंगे, आरएसएस का वो भी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, मुझसे पहले जो पाटिल साहब ने कहा कि अपने बच्चों को नहीं देंगे, अपने बच्चों को ये लैपटॉप देंगे और गरीब हिंदुओं के बच्चों को त्रिशूल देंगे। इनके बच्चे अमेरिका में जाके पढ़ेंगे और गरीब हिंदुओं के बच्चों को ये मर्डर बना के जेलों में डालेंगे। तो ये एक प्रिपरेशन का बात चल रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि परसिक्यूशन और एक्सट्रीमिशन जहां पर दंगे होते हैं। तो ये एक फेज में आज इंडिया पहुंचा है। और मैं आपके सामने बातें बता रहा हूँ, शायद मैं जिससे बात आपको बता रहा हूँ, आपके जहनों में भी बात आ रही होगी कि हाँ ये तो हो रहा है, ये हो रहा है, ये रियलिटी है। अब मैं आपके सामने ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, और मुझसे पहले जैसे दानिश साहब ने कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि बहुत बड़ा एक ग्रुप यहां पर इंडिया में एक जेनोसाइड करना चाहता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें इस जेनोसाइड को रोकना है। और याद रखिए, जेनोसाइड से किसी एक कम्युनिटी को प्रॉब्लम नहीं होगा। दुनिया की हिस्ट्री आप निकाल लीजिए, दुनिया की हिस्ट्री आप निकाल लीजिए, जिस जिस कंट्री में धर्म के नाम पर ऐसा एक नफरत का गेम खेला गया, वो कंट्री बर्बाद हो गए हैं। बोस्निया में सिर्फ बोस्नियक्स बर्बाद नहीं हुए, वहां पर क्रोएशियंस, वहां पर सर्ब्स भी बर्बाद हो गए थे। रवांडा के अंदर सिर्फ तुत्सी बर्बाद नहीं, वहां पर हुतू भी बर्बाद हो गए हैं। अब यूगोस्लाविया में भी देखिए, जहां पर ये रेस के नाम पर एक बनाया गया, क्या हुआ वहां पर हालत। अब अफ्रीकन कंट्रीज में देखिए क्या हो रहा है वहां पर हालत। जिन जिन कंट्री में रेस, जात और धर्म के नाम पर जब नफरत फैलाई जाती है, तो ऐसा मत समझिए कि जिस कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैला रही है वही प्रॉब्लम होंगे, हर कोई प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारे मुल्क में इस तरीके का एक जेनोसाइड नहीं होना, उस जेनोसाइड को हमें रोकना है। पॉपुलर फ्रंट, मुस्लिम कम्युनिटीज स्पेशली, हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें एक बड़ा रोल प्ले करना है, मुस्लिम कम्युनिटी को आगे आना है। मुस्लिम कम्युनिटी को आगे आकर ये जो एक जेनोसाइड करने की आरएसएस और संघ परिवार एक प्लान कर रहा है, उस प्लान को रोकना है। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। आपको डिसाइड करना है आपको क्या बनना है। क्या आपको कुतुबुद्दीन बनना है? आप सब लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन का फोटो, जो आदमी हाथ जोड़कर रो रहा था, पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा था मेरी प्रोटेक्शन करो। क्या हर किसी को कुतुबुद्दीन बनना है? या फिर ऐसा एक जेनोसाइड जो बन रहा है वो होने से पहले ही उसे रोकना, इसके बारे में हमें सोचना है। क्या चाहते हैं कि बिल्किस बानो जैसा सिचुएशन हो जहां पर एक औरत जाकर इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खाए? क्या ऐसा एक सिचुएशन चाहते हैं, या फिर एक ऐसा माहौल चाहते हैं जहां पर बिल्किस बानो जैसे हालात ही ना बने? क्या चाहते हैं? ये हमें सोचना है और उस पर एक फैसला लेना है। देखिए, सबसे पहली बात जो यहाँ पर हमें सीखना है वो है पुराने मिस्टेक से सीखना है। और पुराने मिस्टेक में सीखने का मतलब, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके आंखों के सामने एक प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को मानिए। अफसोस इस बात का है, मुस्लिम कम्युनिटी और बहुत सारे मुस्लिम लीडरान की हालत ऐसी हो गई है कि बिल्ली के जैसे हम हो गए। आंख बंद करके दूध पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी ने नहीं देखा। या फिर वो ऑस्ट्रिच के, चतुर्मुर्ग के जैसी हालत हो गई है कि रेत के अंदर अपना सर को डाल दिया, समझ रहा है कि मुझे कौन नहीं देख रहा है। भाई ये बेवकूफी की बात। आप अगर कहते हैं कि हालात प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है, सबको नजर आ रहा है। हम कर्नाटक में देख रहे हैं, पहले का लड़कियों का हिजाब नहीं चाहिए, लेकिन रुकाया गया टीचरों को। टीचरों को कौन सा यूनिफॉर्म है? टीचरों को कौन सा यूनिफॉर्म था? साड़ी पहन के आना। साड़ी को किसने यूनिफॉर्म बनाया? साड़ी को किसने इंडिया का रिस्पेक्टेबल ड्रेस बनाया? कौन से कोर्ट ने ऑर्डर किया कि साड़ी इंडिया में एक रिस्पेक्टेबल ड्रेस है और बुर्का नहीं है? आप सोचिए इस बात को। प्रॉब्लम है, नहीं है करके मत बोलिए, प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला चीज है, आपको मानना होगा कि एक जेनोसाइड जैसा एक माहौल बन रहा है। सेकेंड चीज जो हमें करना होगा, हमें इस चीज को सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करना होगा। हमारे मुल्क में बहुत सारे डेमोक्रेटिक सॉल्यूशंस हमारे पास है, बहुत सारे लीगल सॉल्यूशंस हमारे पास है। हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजिंग
कैपेसिटी करके एक सपोर्ट सिस्टम बनाने के हमारे पास रास्ते हैं जिससे ये अवॉइड कर सकते हैं। चंद लोग आकर हमसे पूछते हैं कि भाई इसको किस तरीके से रोका जाए। हम उनसे कहते हैं सबसे पहला काम इसके बारे में प्रायोरिटी रख के डिस्कस करना शुरू कीजिए। प्रायोरिटी रख के इसके बारे में आप डिस्कस करना शुरू कर दीजिए। मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम उलमा, मुस्लिम पॉलिटिशियंस, मुस्लिम स्टूडेंट्स, मुस्लिम बिजनेसमैन, मुस्लिम प्रोफेशनल्स, आपका एजेंडा यह होना चाहिए। आपका एजेंडा यह होना चाहिए। आपके फोरम्स में एक चीज डिस्कस होना चाहिए कि ऐसा एक सिचुएशन आएगा, व्हाट शुड वी डू। जब आप व्हेन यू स्टार्ट डिस्कसिंग, जब आप डिस्कस करना शुरू करते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं। लेकिन आंख बंद करके नहीं भाई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये कहने से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और याद रखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट काम आपको करना है। ये जो जेनोसाइड के बिल्डअप में अगर ऐसा एक छोटा भी एक्ट होता है जो आपके राइट्स को वायलेट करता है, आपके हुकूक को वायलेट करता है, उसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द उठाना है। जिस तरीके से हिजाब का एक इशू आया, हम ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग थे, भाई खामोश रहो, हम हिजाब के बारे में बात करेंगे, यूपी में बीजेपी को फायदा होगा। जैसे आपके हिजाब के बात करने की वजह से वहां पर योगी इलेक्शन जीतने वाला है। बीजेपी की इतनी बड़ी इलेक्शन मशीनरी, दुनिया की सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी किस बुनियाद पर जिंदा है कि मुसलमान हिजाब पर बात करेंगे या नहीं। यानी बीजेपी का पूरा इलेक्शन स्कोप डिपेंडेंट किस चीज पर है, मुसलमान हिजाब पर बात करेंगे क्या नहीं। इतने बेवकूफी की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटा एक्ट हो एक बड़ा एक्ट हो, कोई भी अगर एक इंसिडेंट होता है जिस इंसिडेंट में आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट किया जाता है, आप उसके वक्त ये नहीं सोचना है कि इससे पोलराइजेशन होगा, काउंटर पोलराइजेशन होगा, वो सोचने की आपकी जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत है किस तरीके से मैं अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रोटेक्ट करूं, ये आपको सोचना होगा। उसका कॉज क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, ये सोचना फुलिशनेस होगा। क्योंकि देखिए, जितना पोलराइजेशन होना था वो हो गया, जितना होना था हो गया। कौन से आप हिजाब के बारे में बात करने की वजह से यूपी में योगी नहीं आया, कौन से आप लोग हलाल खाने की वजह से नरेंद्र मोदी 2 बार जीत के नहीं आए। वो आना था क्योंकि आरएसएस ने पिछले 10 सालों में इस तरीके का एक पोलराइजेशन किया, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अभी भी ऐसा सोचना नहीं भाई हम बात करेंगे तो पोलराइजेशन होगा, हम बात करेंगे तो ऐसा होगा, ये असल में क्या है, बुजदिली छुपाने के अलग अलग एक मीन्स है। बुजदिली को बुजदिली तो बोल नहीं सकते, इसलिए कभी हिकमत, कभी मसलियत, कभी ये कभी वो। आज आप देखिए, पूरी की पूरी कम्युनिटी की इज्जत कौन रख रहे हैं, वो लड़कियां रख रही हैं। आंख बंद करके अपने दिल से पूछिए, पूरे दुनिया में आज इज्जत किसे है? वो 6 लड़कियों को है जिन्होंने अपने हक के लिए रुके, उनको इज्जत है। क्या आज इंडिया में बड़े बड़े मुस्लिम लीडरों को उन 6 लड़कियों से ज्यादा इज्जत है क्या? क्या छोटे छोटे घर के जो बच्चे रहेंगे, घर के औरतें, आज उन घर के औरतों से जाकर आप पूछिए, आप किसको ज्यादा इज्जत करते हैं? उन 6 लड़कियों को ज्यादा इज्जत करते हैं क्या बड़े बड़े मुस्लिम तंजीमों को इज्जत करते हैं? सारे औरतें कहेंगे हम उस 6 लड़कियों को इज्जत करते हैं। क्यों? क्या वो बड़ी फैमिली से आई हुई लड़कियां हैं, हाईली एजुकेटेड लड़कियां हैं? नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो अपने हक के लिए रुके। हक के लिए रुकेंगे, इज्जत मिलेगा। अगर कॉम्प्रोमाइज करना है बुजदिली को छुपाने के लिए, हम भी जलील हो जाएंगे, नस्ल भी जलील हो जाएगी। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप हमें लेना पड़ेगा। ये जो एक हिस्टोरिक हमारे सामने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, एक तरफ से आरएसएस एक फुल स्पीड में अपना पोलराइजेशन कैंपेन चला रहा है। जितना स्ट्रॉन्ग जहर हो रहा है, उस जहर को खामोश रहने से जहर को आप रोक नहीं सकते। जहर को रोकना है तो आपको एक काउंटर एंटीडोट देना पड़ेगा, आपको भी जो है जहर का दवा देना पड़ेगा। हम ये कहेंगे नहीं, अगर मैं जहर का दवा बनाऊंगा तो सांप को गुस्सा आ जाएगा, सांप और ज्यादा काटेगा, ये बेवकूफी है। सांप काटेगा ही, आप दवा बनाओ नहीं बनाओ। लेकिन एज अ सोसाइटी आपको सोचना होगा, एक पॉइजन आ रहा है, उस पॉइजन का दवा किस तरीके से बनाया जाए। हमारा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए सॉल्यूशंस पर, हमारा कॉन्सेंट्रेशन असम्पशंस पर नहीं होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो आज की ये जो वेबिनार है, मैं मेरी आखिरी बात से इसमें खत्म करता हूं कि अब वक्त आ गया है इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का। वो रोल ये है कि हमें इंडिया के अंदर और एक गुजरात जेनोसाइड जैसे होने नहीं देना है। हमारे देश के लिए, आवाम के लिए, सोसाइटी के लिए इस तरीके के एक जेनोसाइड को रोकना है। और ये ना सिर्फ हमारा एक कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि ये हमारा एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुस्लिम कम्युनिटी का।
मैं आज अलग अलग लोगों को क्या करना है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आज मैं मुखातिब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से कर रहा हूँ। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीड लेना। इंशाल्लाह आप अगर लीड करेंगे इंडिया में पीस को मेंटेन करने के लिए, आप अगर लीड करेंगे इन जेनोसाइड एनेबलर्स को एक्सपोज करने के लिए, तो सारे लोग आपके साथ आ जाएंगे, सब लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन हमें पहल लेना पड़ेगा। इसी बात से मैं आज की ये बात खत्म करता हूँ और आप सबका वापस शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें एक मौका देने के लिए, कि हमारी बात आप तक पहुंचाने के लिए। शुक्रिया।